बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिज़िक्स। सो स्टूडेंट, हमने चैप्टर 3 के MCQs को स्टार्ट करवाया था और तकरीबन हमने इसमें 174 MCQs करवाए थे। सो आज हमारा जो MCQs नंबर है वो है MCQs नंबर 3.175। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड समिट एट एनी एंगल थीटा। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास कोई भी एक प्रोजेक्टाइल हो, उसको हम किस एंगल से भी प्रोजेक्ट करें तो वो जो टाइम हवा में गुजारता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट और जितना समिट कवर करता है उस समिट के दरमियान क्या रिलेशन होगा। इट मीन्स इस तरह हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया, जितना टाइम इसने गुजारा ऊपर उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और इसको हम बोलते हैं समिट। इस दोनों के दरमियान हमने रिलेशन को मालूम करना है और थीटा को नज़रअंदाज करना है। मींस थीटा की जो वैल्यू भी हम ले लें, करेक्ट, तो ये रिलेशन हमने मालूम करना है। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन टी एंड एच एट एनी एंगल थीटा, करेक्ट। सो वी नो दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू दिस वन एंड समिट इक्वल टू दिस वन। इक्वेशन 1 से अगर हम V0 की वैल्यू मालूम करें, वी ऑब्टेन दिस वन, और इस इक्वेशन 3 को अगर हम 2 में पुट करें, यहाँ पर वी ऑब्टेन दिस वन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन समिट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस कैन बी रिटन एज t² इक्वल टू 8h/g या t इक्वल टू 8h/g। तो याद रखिए, दिस इज़ ए वेरी कॉमन रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड समिट। अगर हमें h मालूम हो तो हम t को मालूम कर सकते हैं, अगर t मालूम हो तो h को मालूम कर सकते हैं। ख्वाह हमें एंगल मालूम हो या ना हो, ख्वाह हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो या ना हो। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड समिट। MCQ number 3.176. The speed of a car is a function of time is shown in the figure. Which of the following statement is correct? हमारे पास y एक्सिस पर स्पीड है, एक्सिस पर हमारे पास टाइम है, तो ज़ाहिर बात है इसके दरमियान जो भी लाइन हम ड्रा करेंगे, अगर इसको हम देखें तो ये लाइन जो है, ये ग्राफ जो है ओरिजिन से पास होता है। और हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी y एक्सिस पर वेलोसिटी हो, एक्सिस पर टाइम हो और ग्राफ जो है ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास होता हो, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल। अगर हम यहाँ पर एनी 2 पॉइंट ले लें, मिसाल के तौर पर दिस इज़ पॉइंट 1, अगर दूसरा पॉइंट ले लें दिस इज़ पॉइंट 2। अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो हमारे पास वेलोसिटी क्या है, वो हमारे पास है 20। अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो हमारे पास टाइम क्या है, इक्वल टू 8 सेकंड। अगर इस पॉइंट पर हम देखें तो हमारे पास वेलोसिटी क्या है, y एक्सिस पर 10। हमारे पास टाइम क्या है, t इक्वल टू 4, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम डेल v बाई डेल टी, या डेल v हमारे पास क्या है, डेल v 20 माइनस 10, सो दिस बिकम 10। डेल टी क्या है, 8 माइनस 4, दिस इज 4, सो यू हैव 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So this show that the acceleration of the body is constant, which magnitude is equal to 2.5 meter per second square. Next relation MCQ हमारे पास, at t equal to 0 an arrow is fired vertically upward with a speed of 98 meter per second. A second arrow is fired vertically upward with same speed at 5 seconds later. Both will meet each other after how much time? Very simple, हमारे पास ये एक एरो है, इसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, इसका नाम है A। और हमारे पास दूसरा एरो है जिसका नाम है B, इसको हमने A से A के 5 सेकंड बाद थ्रो किया, तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी जाएगा। सो कहता है कि दोनों जो है, इस दोनों की स्पीड हमारे पास क्या है, सेम है, कितने टाइम बाद एक दूसरे के साथ ये मिल जाएंगे। सो कंडीशन गिवन है हमारे पास, दिस इज द डिस्टेंस कवर बाय ए अपवर्ड एंड दिस इज द डिस्टेंस कवर बाय बी अपवर्ड। सो थर्ड सेकंड इक्वेशन को यूज़ करें, VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, यहाँ पर हमने माइनस को पुट किया बिकॉज द एरो मूव अपवर्ड। VIT माइनस 5, यहाँ t की जगह हमने t माइनस 5 को पुट किया क्योंकि b जो है और हमने 5 सेकंड बाद थ्रू किया है। यहाँ पर t माइनस 5 को हमने
टी की जगह हमने t-5 को पुट किया, क्योंकि b जो है हमने 5 सेकंड बाद जो है थ्रू किया है। इसमें वैल्यू को पुट करें, वी आई 98t माइनस हाफ जी 9.8 डिवाइड बाई 2 4.9 टी स्क्वेयर, वी आई t-5 माइनस हाफ 4.9 t-5 होल स्क्वेयर, या 98t माइनस 4.9 टी स्क्वेयर, 98 मल्टीप्लाइड बाई टी 98t, 98 माइनस 5 माइनस 490 माइनस 4.9 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 4.9 टी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab फार्मूला को यूज़ करें। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, वी obtain t इक्वल टू 12.5 सेकंड। So this is the correct option, and this is I think the option number B. MCQ number 3.178. The velocity time plot for a particle moving on a straight line shown in the figure. Total distance covered by body from 0 to 20 second will be what? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास जो एक बॉडी है जो 20 सेकंड जो टाइम, इसके हम टाइम ले लेते एक्सिस पर, और जितना वेलोसिटी के साथ मूव करता है उसको हम वाई एक्सिस पर ले लें, तो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान इस तरह ग्राफ बनता है। अब हमें मालूम करना है कि 20 सेकंड बाद जो है इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस को कवर किया, उसको मालूम करना है। तो याद रखिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का वन साइड जो है हमारे पास टाइम है, दूसरा साइड हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। तो याद रखिए अगर इसका हम एरिया मालूम करना चाहते हैं, मींस इस इलाके का एरिया मालूम करना चाहते हैं, तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस हमारे पास टाइम है, हाइट हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, करेक्ट। सो हाफ बेस टाइम सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सो सेकंड कैंसिल। सो इट मीन्स इट मीन्स दिस एरिया शो डिस्टेंस, क्योंकि इसका जो यूनिट है हमारे पास क्या है, मीटर है, एंड दिस इज आल्सो नोन एज डिस्टेंस। अब हमने इस एरिया S1 की एरिया मालूम करना है, S2 की एरिया मालूम करना है, दोनों को ऐड करना है, तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये एरिया जो है ये हमें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी शो करता है, डिस्टेंस, क्योंकि इसका वन साइड जो है वेलोसिटी है और दूसरा साइड टाइम है। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो वी obtain the unit of distance, so it means this is our distance. So area will equal to what? Area of S1 plus area of S2 half base multiplied by height. base हमारे पास क्या है, टाइम है, this is known as 10 सेकंड। हाइट हमारे पास क्या है, ये है 10 मीटर पर सेकंड। सो ये 10 सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, हाफ इसका एरिया मालूम करें, ये हमारे पास 10 और ये हमारे पास 10, करेक्ट। क्योंकि ये स्पीड है और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसी वजह हमने यहाँ पर पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव ले लिया, प्लस 10 एंड प्लस 10 मीटर पर सेकंड। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, वी obtain 100 मीटर। सो दिस इज़ द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी फ्रॉम 0 to 20 सेकंड बाय ट्रेसिंग दिस कर्व। MCQ number 3.179. Two projectile projected, one projected with 30 degree, other projected with 45 degree. If both reach the same height 500 meter, how much time passed by these two projectile in space? तो याद रखिए हमें हाइट मालूम है, टाइम मालूम करना है। इससे पहले हमने इसका एक जनरल फार्मूला निकाला था, रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड समिट एट एनी एंगल थीटा t इक्वल टू 8h बाई जी। h और g की वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, सो वी obtain 20 सेकंड। सो इट मीन्स इफ वी हैव टू प्रोजेक्टाइल, one projected with 30 degree, other projected 45 degree, both reach to the same summit which is equal to 500 meter, then both will pass 20 second in space. So the correct option is option B. MCQ number 3.180. Which of the following velocity time graph is possible? हमारे पास ये 4 ग्राफ है, इसमें हमने एक ऐसे ग्राफ को तलाश करना है जो फिज़िकली मीनिंगफुल हो। अगर हम इसको देखें, हमारे पास टाइम है, ये वेलोसिटी है, तो इट मीन्स एट दिस टाइम t naught, the body having velocity this, having velocity this, and having velocity this. It means the body present at t naught at 3 position, which is impossible. A particle will be present
एट सिंगल टाइम एट ए सिंगल पोजीशन। अगर यहाँ पर हम देखें हमारे पास ये टाइम हो गया, तो इट मीन्स एट टाइम दिस वन टी डैश द बॉडी प्रेजेंट हेयर एज वेल एज हेयर, बॉडी हैविंग टू वेलोसिटी विच इज़ अगेन रॉन्ग, क्योंकि बॉडी जो है एक पॉइंट पर एक टाइम पर एक ही पॉइंट पर वाक़या होगा। यहाँ पर अगर हम देखें, सो एट दिस टाइम t double dash the particle velocity is here and at same time velocity is here, which is against the violation of observation, क्योंकि एक पार्टिकल जो है वो एक ही टाइम पर एक ही वेलोसिटी रखेगा और एक ही पॉइंट पर एक ही पोजीशन पर होगा। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इसमें एक पॉइंट दो पॉइंट ऐसे नहीं है जो सेम टाइम जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हो, एक दूसरे को कट करते हो। सो दिस इज़ द true graph between velocity and time, and these three are wrong. Next है हमारे पास 3.182, 1 ounce is equivalent to this one। ounce जो है हमारे पास मास का यूनिट है और बराबर होता है 28.3495 ग्राम के। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 3.183, slug which is the unit of mass equal to 14.6 kilogram, and the unit of mass are what? Kilogram is the unit of mass, one slug is the unit of mass which is equal to 14.6 kilogram, 1 AMU is the unit of mass which is equal to 1.6610 power minus 27 kilogram, and this unit is used in microscopic world. Ton, this is also the unit of mass which is equal to 1 ton equal to 1000 kilogram. So all option A, B, C, D are the unit of mass. MCQs number 3.185, two perfectly elastic particle P and Q of equal masses traveling along the line joining them with velocity 15 meter per second and 10 meter per second. After collision their velocity will be what? तो याद रखिए जब भी हमारे पास सेम मासेस हो और एक दूसरे के साथ कोलिजन करता हो तो दोनों जो है एक दूसरे के साथ अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज करेगा। यहाँ पर हमारे पास P है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 15 है। ये हमारे पास Q है, इसका इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन 10 है। अगर ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करे तो 15 वाली जो है पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी और 10 वाला जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 15। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 10 and 15 और C। इट मीन्स when two bodies having equal masses they collide elastically they will be interchange their velocity. MCQ number 3.186, a body of mass m collide against a wall with a velocity v and retrace its path with the same speed, the change in momentum will be what? हमारे पास कोई एक बॉल है, ये हमारे पास दीवार है और इसके साथ हमने एक बॉल को इसके साथ इसकी तरफ थ्रो किया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? v है। when they collide to this it bounce back, its final velocity equal to minus v because the velocity direction is change. now momentum क्या होता है? इस बॉल की मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल momentum is the product of mass and velocity, so minus mv, this is the mass of the ball या body and this is velocity after collision, minus mv mass of the ball, velocity before collision. so दोनों को ऐड करेंगे so we obtain minus 2 mv, this will be the change in momentum of the ball. MCQ number 3.187, a gun fire a bullet of mass 50 gram with a velocity of 30 meter per second. Because of this, the gun is pushed back with a velocity of 1 meter per second. The mass of the gun will be what? याद रखिए हमारे पास गन है, इसमें जो है एक बुलेट है जिसकी मास है 50 ग्राम या 0.05 किलोग्राम। इसको हमने ये जो है इसको हमने फायर किया विद वेलोसिटी व्हाट 30 मीटर पर सेकंड। जब भी फायर किया तो गन जो है पीछे की तरफ चला गया विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। तो गन का मास क्या होगा? सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बिफोर द ब्लास्टिंग इनिशियल मोमेंटम इज 0, आफ्टर ब्लास्टिंग
the bullet move in the right, the gun move in the left, mean both move in opposite direction. So subtract each other, PB minus PG या PG equal to PB. PG क्या है? Momentum of gun, mass of the gun, velocity of the gun, equal to mass of the bullet, velocity of the bullet. So by solving this, we obtain 1.5 kilogram, which is equal to mass of the gun. MCQ number 3.188. In an elastic collision of two particles, the following is conserved: momentum of each particle, speed of each particle, kinetic energy of each particle, total kinetic energy of both the particle. याद रखिए ये हमारे पास पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है और ये पार्टिकल्स है। तो याद रखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या इलास्टिक कोलिजन जब भी हम देखते हैं तो हम पार्टिकल्स में देखते हैं। तो हमारे पास एक कोलिजन इलास्टिक होगी जब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन. So the correct option is this one, because this show particle mean this show a system. This is not a system, this is a particle, particle and particle. And for collision system is required, means more than two particles are necessary. MCQ number 3.189. A snooker ball moving with velocity v collide head-on with another snooker ball of same mass at rest. If the collision is elastic, the velocity of the second snooker will be what? हमारे पास दो बाल है, दोनों के मासेस सेम है, एक रेस्ट में है, एक मोशन में है. When they collide to each other, they will be interchange their velocity. The rest mass gain the velocity of the moving object, and the moving object gain the velocity of the rest object. So the velocity will be interchanged. So after collision, the velocity of the rest ball या rest snooker ball become v. MCQ number 3.190. Which of the following statement is true? Momentum is conserved in elastic collision but not in inelastic collision. Wrong. Momentum is conserved in both cases. Total kinetic energy is conserved in elastic collision but momentum is not conserved in inelastic collision. This is also wrong. Momentum is conserved. Total kinetic energy is not conserved but momentum is conserved in inelastic collision. Yes. And inelastic collision is that one in which momentum is conserved but total kinetic energy is not conserved. Kinetic energy and momentum both are conserved in all type of collision. No. So correct option is C. MCQ number 3.191. In an inelastic collision, which of the following does not remain conserved? Momentum, kinetic energy, total energy, neither momentum nor kinetic energy. In an inelastic collision, which of the following does not conserve? Kinetic energy. Kinetic energy is not conserved. याद रखिए टोटल एनर्जी और मोमेंटम जो है हर एक कोलिजन में कंजर्व रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलास्टिक में कंजर्व है, अदर में कंजर्व नहीं है. MCQ number 3.192. Move through on a wall and sticking to it is example for what? If two bodies stick to each other, the collision move to each other and the combined body move. A combined body become a single body and move with a common velocity. The collision is said to be perfectly inelastic collision. याद रखिए हमारे पास एक collision जो होता है उसको हम वो collision हमारे पास एक perfect inelastic collision होगा जिसमें दो बॉडी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए और फिर एक कंबाइन वेलोसिटी के साथ मूव करे या रेस्ट में आ जाए या मूव करे, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन. तो अगर हमारे पास कोई भी मुट्ठी हो या मुड हो उसको हम एक दीवार की तरफ थ्रू करें तो मुट्ठी और जो है वो दीवार का हिस्सा बन जाएगा. मीन्स टू बॉडी बिकम ए सिंगल बॉडी एंड सच टाइप कोलिजन इज नोन एज परफेक्टली inelastic collision. When a light body collides with a massive body at rest, the light body rebounds after collision. याद रखिए इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे पास कोई भी सपोज एक दीवार है और इसके साथ एक लाइट बॉडी है, उसने टकराव किया तो ये वापस एज इट एज जिस वेलोसिटी से भी इसने इसके साथ टकराव किया है उसी वेलोसिटी से ही रिबाउंस होगा. सो ए लाइट बॉल स्ट्राइकिंग ए वॉल रिबाउंड्स ऑलमोस्ट विथ सेम स्पीड एंड दिस इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन. 3.194. विच ऑफ द फॉलोइंग शो डायमेंशन फार्मूला ऑफ इम्पल्स. इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम. सो जाहिर बात है जो डायमेंशन मोमेंटम का होगा वही इम्पल्स का होगा. मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड,
यूनिट को पुट करे, डायमेंशन को पुट करे. सो ml/t, दिस इज नोन एज डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, आर नोन एज डायमेंशन ऑफ व्हाट, इम्पल्स. सो इट मीन्स इम्पल्स एंड मोमेंटम हैविंग सेम डायमेंशन. MCQ number 3.195, the one dyne consist on what. तो याद रहे कि हमारे पास जो है डाइन CGS यूनिट है फोर्स का, और वन डाइन जो होता है वो क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वन डाइन जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁵ न्यूटन की. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. द यूनिट ऑफ फोर्स विल बी व्हाट. तो डाइन भी फोर्स का यूनिट है CGS सिस्टम में, न्यूटन जो है MKS सिस्टम में, और पाउंड जो है 1 pound इक्वल टू 4.45 न्यूटन. दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन FPS सिस्टम. सो ऑल दीज थ्री आर द यूनिट ऑफ फोर्सेस. MCQ number 3.197. A body of mass 5 kg moving with a velocity 10 meter per second collide with another ball of mass 20 kg at rest and come to rest. The velocity of the second body due to collision will be what. सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास एक बॉल है जिसका मास है 20 किलोग्राम. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0. हमारे पास एक दूसरा बॉल है जिसका मास है 5 किलोग्राम. इसका वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड. दे कोलाइड टू दिस वन, इसके साथ इसने कोलिजन किया और ये 5 किलोग्राम जो है ये रेस्ट में आ गया. फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0. कौन सी बार की, 5 किलोग्राम की. और ये 20 किलोग्राम वाला जो है उसने मोशन स्टार्ट किया. अब किस वेलोसिटी से इसने मोशन स्टार्ट किया उसको आपने मालूम करना है. सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम Pi इक्वल टू Pf, m1v1 इक्वल टू m2v2. सो v2 इक्वल टू व्हाट, m1v1 by m2. सिंपल वैल्यू पुट करें, वी हैव 2.5 मीटर पर सेकंड. सो दिस विल बी द वेलोसिटी of 20 kilogram body when they are initially in rest and collide with a moving particle of mass 5 kilogram and velocity 10 meter per second. MCQ number 3.198. A billiard ball moving with a speed of 5 meter per second collide with identical ball originally at rest. If the first ball stop after collision, then the second ball will move forward with the speed of what. तो याद रखिए सेम क्वेश्चन है. when two bodies having same masses they collide elastically, they interchange their velocity. So it means the correct option is option C. MCQ number 199. A 200 kilogram body move with a 5 meter per second towards north. It's collide with a light particle of mass 0.05 kilogram which are in rest. After the collision, the velocity of heavy and light particle will be what. सिंपल क्वेश्चन है. इसको हमने क्विक रिव्यू में डिस्कस भी किया था. क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास एक हेवी ऑब्जेक्ट है ये वाला, एक लाइट ऑब्जेक्ट है ये वाला. अब हेवी ऑब्जेक्ट जो है वो इस वेलोसिटी से मूव करता है, लाइट ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल रेस्ट में है. अगर ये दोनों कोलाइड करें तो क्या होगा. तो याद रखिए जब भी हमारे पास कोई भी एक हेवी ऑब्जेक्ट हो उसको हम एक लाइट ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करें तो हेवी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उस पर कोई भी चेंज नहीं पड़ेगी, लेकिन लाइट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हेवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के डबल हो जाएगी. मींस द वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट u2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द हेवी ऑब्जेक्ट. सो द हेवी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी बिकम एज इट इज 5 and the light become double. So the correct option is this one. MCQs number 3.200. A gun fire 50 bullets per second each with a velocity of 100 meter per second. The mass of the bullet of each mass is 0.5 kilogram. The force required to hold the gun in static position will be what? So this is the general formula to hold a gun in static position when emit n number of bullet per second. So यहाँ पर हमारे पास n क्या है, 50 बुलेट पर सेकंड. मास क्या है, मास ऑफ द ईच बुलेट. वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट. सो दिस बिकम दिस वन. सो अगर हमारे पास कोई भी एक गन हो वो 1 सेकंड में 50 बुलेट को एमिट करता हो, ईच बुलेट की मास 0.5 किलोग्राम हो,
ईच बुलेट 100 मीटर पर सेकंड के साथ पावर मूव करता हो तो याद रखिए गन जो है बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा। अगर एक बंदा चाहता है कि ये अपनी ही पोजीशन पर रहे, मीन रेस्ट में रहे, बैकवर्ड न जाए, तो वो बंदा जो है उस पर कितना फोर्स लगाएगा? 2500 न्यूटन। ए प्रोजेक्टाइल एंगल इज 66 डिग्री, देन रेंज इक्वल टू हाइट, रेंज ग्रेटर देन हाइट, रेंज लेस देन हाइट। तो याद रखिए इसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टाइल हो उसको हम 76 डिग्री से फायर करें तो क्या होगा, जितना रेंज होगा उतना हमारे पास हाइट भी होगा, समिट भी होगा। लेकिन याद रखिए अगर हमारे पास थीटा लेस देन 76 डिग्री हो तो फिर हमारे पास रेंज ज़्यादा होगा और हाइट कम होगा। और अगर हमारे पास थीटा जो हो, प्रोजेक्टेड एंगल थीटा ग्रेटर देन 76 डिग्री हो तो फिर हमारे पास हाइट ज़्यादा होगा और रेंज कम होगा। तो अगर हम इस डिग्री को देखें, दिस इज़ लेस देन 76 डिग्री, सो इट मीन्स its height will be less than its range. So the correct option is option B. The coefficient of restitution per elastic collision is what? So coefficient of restitution क्या होता है? Relative velocity, ratio between relative velocity of separation to relative velocity of approach, और इसकी जो वैल्यू होती है इलास्टिक कोलिजन के लिए वो होती है 1, परफेक्ट इन इलास्टिक के लिए होती है 0 और इन इलास्टिक के लिए होती है लेस देन 1. So the correct option is option B. MCQ number 3.203. A projectile projected with angle 45 degree, then the relation between time of flight and range will be what? हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसको हमने 45 डिग्री से फायर किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के दरमियान रिलेशन क्या होगा? सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ रेंज, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। इससे वेलोसिटी को मालूम करें, वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल इक्वल टू जी टी डिवाइड बाई 2 साइन थीटा। इसी क्वेश्चन 3 को 1 में पुट करें, आर इक्वल टू जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर 4 साइन स्क्वेयर थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 थीटा बाई जी, करेक्ट। सो जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाई 4 साइन 2 थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर थीटा 1 बाई जी, जी एक जी के साथ कैंसिल हो जाएगा। साइन 2 थीटा क्या होता है? टू साइन 2 थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर थीटा। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि हमने प्रोजेक्टाइल को किस एंगल से फायर किया है? 45 से। सो जी टी स्क्वेयर बाई 4 और साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 45 साइन 90 डिवाइड बाई साइन 45 विच इज़ इक्वल टू 1 बाई अंडर द रूट 2। अगर इसका हम स्क्वायर ले लें तो 2 ऊपर की तरफ चले जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। सो वी ऑब्टेन दिस वन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, G equal R equal to GT square by 2. Correct option is C. MCQ number 3.204. A projectile projected with 45 degree, if it is past 50 second in space, then its range will be what? तो very simple. प्रोजेक्टाइल जो है हमने प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री से, कितना टाइम गुजारा? 50 सेकंड स्पेस में गुजारा, तो हमने मालूम करना है रेंज। तो इससे पहले हमने इसके जनरल फार्मूला निकाला था कि मैक्सिमम रेंज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2। सिर्फ वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, वी ऑब्टेन 12,250 मीटर। MCQ number 3.205. A projectile projected at angle theta, then its range and summit are interrelated to each other. हमने एक ऐसा फार्मूला निकालना है जिसमें अगर हम रेंज को हमें रेंज मालूम हो तो हम उस फार्मूले से समिट को मालूम कर सकते हैं, अगर समिट मालूम हो तो उससे हम रेंज को मालूम कर सकते हैं। तो इट मीन्स वी नीड ए रिलेशन बिटवीन रेंज एंड समिट। सो दिस इज़ द रेंज फार्मूला, दिस इज़ द समिट फार्मूला। इस समिट फार्मूला से वी नॉट स्क्वायर जी की वैल्यू को निकाले, ये वाला हो जाएगा। ये वैल्यू जो है 1 में पुट करें, सो आर इक्वल टू एच साइन स्क्वेयर थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कास थीटा, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4h साइन थीटा कास थीटा बाई साइन स्क्वेयर थीटा। साइन साइन कैंसल, सो आर इक्वल टू 4h काट थीटा या h इक्वल टू आर बाई 4 टेन थीटा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन समिट एंड रेंज एट एनी एंगल थीटा। अगर थीटा हमारे पास 45 डिग्री हो मिसाल के तौर पर, देन आर इक्वल टू एच। अगर इस यहाँ पर 45 को पुट करें सो आर इक्वल टू 4h। इसको हमने पहले भी डिराइव किया था, व्हेन द प्रोजेक्टेड एंगल 45 डिग्री देन द रेंज मस्ट बी इक्वल टू 4 टाइम टू द समिट। सो याद रखिए दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड दिस रिलेशन इज़ वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग वेरियस MCQs in which R and summit are given. MCQ number 3.206. What will be the projected angle
इफ रेंज इज 3 टाइम ग्रेटर देन समिट। क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है, अगर उसका रेंज समिट से 3 टाइम ज़्यादा हो, मींस रेंज 300 मीटर हो, समिट 100 मीटर हो। रेंज मिसाल के तौर पर 600 मीटर हो हमारे पास और समिट कितना हो, 200 मीटर हो। तो क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टाइल है, उसको हम किस एंगल से प्रोजेक्ट करें कि उसका रेंज समिट से 3 टाइम ज़्यादा हो जाए। सो आर की जगह 3h को पुट करेंगे एज गिवन है, 4h टेंजेंट थीटा, इसको सिंप्लीफाई करें। सो थीटा इक्वल टू 39 डिग्री। So if we have projectile and we project it with angle 39 degree, then its range will be 3 times greater than its summit. Thank you.